नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन अड्डा में। मेरे डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सी असली मछली है। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि वर्गीकरण की जीव विज्ञान से संबंधित जो भी पद्धति के अनुसार, ठीक है, फिश है वो कौन सी है, रजत मीनाव, जेली फिश, कटल फिश या उड़न मीन। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो है उड़न मीन, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राणियों में निम्न में से किस प्रकार के संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्रकार से की, ठीक है, किस प्रकार के संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होता है। तो आपको बताना है क्या, एडिपोसाइट। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा एडिपोसाइट से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंग या फिर अंग का कोई भाग जो चलन में सहायता करता है के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि युगलीना किसके द्वारा चलता है, पैरामीशियम किसके द्वारा चलता है, नेरिस किसके द्वारा, और स्टारफिश। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं सम्मिलित नहीं, तो सबसे पहले आप लोग को कॉमन सा पकड़ना है पैरामीशियम को। पैरामीशियम किसके द्वारा चलता है, सीलिया के द्वारा। ये एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब एक तो करेक्ट हो गया, तीन में से आपको चूज करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक तो आपने निकाल दिया, ठीक है, तीन को चूज करना है, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि नेरिस जो होता है वो पदार्थ से नहीं चलता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है। ऐसे कोशिकांग का नाम पूछ रहा है जिससे लाइसोसोम बनता है। तो आपको बताना है ऑप्शन सी, यानी कि गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बनता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम की जो खोज की गई थी वो किसने की थी, आपको बताना है डी डुवे ने। किसने की थी, डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग या फिर आत्महत्या थैली के नाम से भी जानते हैं। आपको याद रखना है आत्महत्या थैली। ठीक है, आत्महत्या थैली के नाम से भी जाना जा सकता है। इंग्लिश में इसको हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। किसको, लाइसोसोम को। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा देखिए यहाँ पर केंद्रक दिया है। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की खोज किसने की थी, आपको बताना रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट जो ब्राउन थे उन्होंने केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक को हम लोग कई नामों से जानते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस के नाम से आप जानते हो। ठीक है, केंद्रक को आप न्यूक्लियस के नाम से जानते हो। उसके अलावा यूनिट ऑफ सेल, कोशिका का यूनिट ऑफ सेल हम किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। ठीक है, मैनेजर ऑफ सेल, यूनिट ऑफ सेल, कंट्रोल ऑफ सेल। ठीक है, कंट्रोल ऑफ सेल, ये सारे नाम किसके हैं भाई, केंद्रक के हैं। याद रखिएगा, कहीं से भी पूछा जा सकता है। एक प्रश्न आपको याद भी और भी रखना है कि केंद्रक जो होता है वो ब्रेनलेस होता है। क्या भाई, केंद्रक जो होता है वो ब्रेनलेस होता है। तो ब्रेनलेस क्यों होता है भाई, इसके पास क्या नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताइए, हमने केंद्रक को ब्रेनलेस नहीं बोला, हमने बोला कि जो आरबीसी होता है वो ब्रेनलेस होता है। ऐसे कोशिका का नाम बताइए जिसके पास ब्रेन नहीं होता। ठीक है, जो ब्रेनलेस कहलाता है तो उसे आरबीसी कहते हैं। क्यों, क्योंकि आरबीसी सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि केंद्रक को मैनेजर ऑफ सेल, यूनिट ऑफ सेल, कंट्रोल ऑफ सेल और न्यूक्लियस इतने नामों से जाना जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो फंक्शन होता है वो बाकी की कोशिकाओं को मैनेज करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसे इतने सारे नामों दिया गया कि यूनिट ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल, कंट्रोल ऑफ सेल। ठीक है, अच्छा, तो आरबीसी से अगर पूछा जाए तो ऐसे सेल का नाम जिसे ब्रेनलेस कहते हैं तो वो आरबीसी है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्वी जालिका।
देखिए अंतःपृथ्वी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में बोलते हैं ER। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन एक बनते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, तो आपको बताना है पोर्टर ने। किसने की थी भाई? पोर्टर ने खोज की थी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। वहीं पे अगर बात की जाए गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? तो गोल्जी बॉडी की जो खोज करता थे वो कैमिलो गोल्जी थे, अपने नाम से ही संबंधित। ठीक है, इन्होंने नाम भी रख दिया था कैमिलो गोल्जी। क्या बोलेंगे इसको? कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थी। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस ऑफ मैन कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस ऑफ मैन किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी को कहते हैं। याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो पूछा जाता है। अच्छा, गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी ऑपरेटर्स के नाम से भी जानते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, उसके अलावा है आपका राइबोसोम। राइबोसोम की खोज की जाए तो पैलाडे ने। किसने की थी भाई? पैलाडे ने। पैलाडे ने क्या किया था? राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं भाई इसको? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम और एक आपका होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, 2 प्रकार के राइबोसोम्स आपके होते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका है किस कोशिकांग को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो आपको बताना है क्या? राइबोसोम को कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निम्न में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? ठीक है, किस स्थान पर? तो आपको बताना है क्या? जैसलमेर पर। ठीक है, जैसलमेर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोटोग्राफर के फ्लैश गन, ठीक है, फ्लैश गन से चमकीले प्रकाश का निकलना देखा जाता है फोटोग्राफर के। ठीक है, तो निम्न में से किस आदर्श गैस की उपस्थिति के कारण होती है चमक? ठीक है, इसमें आदर्श गैस होती है तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन किस आदर्श गैस की उपस्थिति के कारण होती है तो आप बताओगे जीनोन। ठीक है, जीनोन। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? यानी कि मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो भाई प्लाज्मा की जब बात आती है तो आपको बताना है प्लाज्मा 55% होता है रुधिर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि रुधिर का। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रुधिर के बारे में, तो रुधिर की खोज किसने की थी भाई? तो आपको बता देना है क्या? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर की खोज की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। याद रखिएगा, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? देखिए, प्लाज्मा में जल की जो मात्रा होती है वो 90% होती है। ठीक है, याद रखिएगा, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 90% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए, अगर मानव शरीर की हम बात करते हैं तो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 46 होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें और भी एनिमल्स के बारे में, तो देखिए मनुष्य में तो आपने 46 बता दिया। अगर हम डॉग की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं भाई? डॉग की बात करें तो 78 होता है डॉग में। ठीक है, कैट की बात करें तो कैट में कितना होता है भाई? 38 होता है गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, हॉर्स की बात करें, किसकी बात यहाँ पे की जा रही है भाई? हॉर्स की। ठीक है, हॉर्स की अगर जब बात की जाए तो 64 आपका हॉर्स की होती है। उसके अलावा आपका है काऊ। क्या? काऊ की। काऊ में कितनी होती है? तो 60 आपकी काऊ में होती है। चिपंजी। ठीक है, चिपंजी की बात की जाए अगर, तो चिपंजी की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48 होती है। ठीक है, आपको एक पूछा गया था एक बार क्वेश्चन आपका कि चावल के पौधे में, ठीक है, चावल के पौधों का गुणसूत्र कितना होता है? तो चावल के पौधों का जो गुणसूत्र होता है वो कितना होता है? 24 होता है। तो इस तरीके का याद रखना है आपको, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है।
अच्छा, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? आपको बताना है स्टार्चबर्गर ने। किसने? स्टार्चबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की थी। और एक वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे। क्या? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुणसूत्र का नामकरण किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर या मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच मान, ठीक है, कितना होता है? तो कितना होता है भाई आपको बताना है। जल्दी से बताइए, कितने स्टूडेंट हमारे बताने वाले हैं इसका आंसर? राइट आंसर इसका क्या होगा आपको बताना है कि ऑप्शन सी होगा। मैम बिल्कुल करेक्ट लगा दीजिए, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 7.4 होता है रुधिर का पीएच मान। ठीक है, वहीं पे अगर बात करते हैं वाटर की, किसकी बात कर रहे हैं हम? वाटर की बात कर रहे हैं तो 7 होता है। ठीक है, मिल्क की बात करें, मिल्क का पीएच मान कितना होता है? तो बता दीजिएगा कि 6.4 होता है। सिरके का पूछा जाता है भाई आपसे, सिरके का भी पूछा जा सकता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो आपको बताना है क्या? 3 होता है। नींबू, लेमन, लेमन का पीएच मान, लेमन का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 बता देंगे, 2.4। सबसे इम्पोर्टेंट पीएच मान एक पूछा जाता है आपका NaCl, नमक का, NaCl नमक, तो आपको बताना है क्या? 7 होता है। शराब, बिस्की, 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 शराब का पीएच मान, तो शराब का पीएच मान भी बता दीजिएगा, 2.8 होता है। ठीक है, यूरिन, यूरिन का पीएच मान कितना होता है? यूरिन का पीएच मान बता दीजिएगा 4.8 से 8.4 तक होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, यूरिन की हम यहाँ पर बात किए हैं। ठीक है, उसके अलावा भी और एक दो पीएच मान मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा समुद्री वाटर, समुद्री वाटर का पीएच मान, तो आप लोग बताएंगे क्या? 8.5। ठीक है, 8.5 बता दीजिएगा भाई कि 8.5 होता है ना। HCl, HCl का पीएच मान कितना होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ये आपने नाम सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, H2SO4 1.0, नोट करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी पीएच मान पूछा जा सकता है। जितने पीएच मान इंपॉर्टेंट मैं सब बता रही हूँ इसीलिए आपको। ठीक है, याद रखिएगा। एसिड ड्रेन, जो एसिड ड्रेन होती है ना, उसका पीएच मान कितना होता है? तो 5 आप बताएंगे। इसका पीएच मान कितना होता है भाई? 5 होता है। ठीक है, आंसू का पीएच मान कितना बताएंगे? आंसू का पीएच मान 7.4, आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट है आपको और बता दे रहे, मानो लार का। ठीक है, स्लाइवा का पीएच मान, लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का जो पीएच मान होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको बताना है 6.5 से 7.5 होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पीएच पैमाने का पता लगाने वाले व्यक्ति कौन है? तो आपको बताना है क्या? सोरेनसन। क्या नाम लिखेंगे आप इनका? सोरेनसन है। राइट आंसर आपको मैंने बता दिया, इसको भी याद रख लीजिएगा, सोरेनसन जी को। ठीक है, सोरेनसन जी को याद रख लीजिएगा। पीएच मूल्यांक किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना दर्शाता है, और घोल का पीएच मान 7 से कम होने पर घोल अम्लीय माना जाता है। इस चीज़ को भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मेरे प्यारे स्टूडेंट, आहार नाल की जो लंबाई आपको बताना है, क्या बताना है? 9 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोनिन हार्मोन्स को और किस नाम से जानते हैं? मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑक्सीटोनिन हार्मोन्स की बात की गई है तो सभी लोगों को याद रखना है ऑक्सीटोनिन। ठीक है, क्या मैंने पूछा आपसे? फिर से रिपीट कर रही हूँ, याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है ये। ऑक्सीटोनिन हार्मोन्स को और किस नाम से जानते हैं? प्रसव हार्मोन्स, लव हार्मोन्स और पीटोसिन हार्मोन्स, इसको कई नामों से जानते हैं। प्रेम हार्मोन्स भी कहते हैं, यानी कि लव हार्मोन्स भी कहते हैं। ऑलिगन रसायन, ठीक है, ऑलिगन रसायन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा, क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? इसको हम कई नामों से जानते हैं, ये रहोगे, इसको हम कई नामों से जानते हैं। एक आपको मैं और बता दे रही हूँ, इसको हम कडल,
ठीक है, कडल हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, कडल हार्मोन्स, ठीक है, प्रेम हार्मोन्स, लव हार्मोन्स, ऑलिगन रसायन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, जो ऑक्सीटोनिन हार्मोन्स होता है, ठीक है, वो एक हार्मोन्स है जो मस्तिष्क में बनता है। आपसे पूछा जाए कहाँ बनता है ऑक्सीटोनिन हार्मोन्स, तो ब्रेन में बताना है। क्या बताना है भाई आपको, क्या बताना है, ब्रेन में बनता है ऑक्सीटोनिन हार्मोन्स, आपका ब्रेन में यानी कि दिमाग में बनता है और पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रक्त प्रभाव में छोड़ा जाता है। किस ग्रंथि के द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि से याद आ गया सबको, क्या याद आ गया भाई, एक क्वेश्चन याद आ गया पिट्यूटरी ग्रंथि से, क्या याद आ गया, तो कहोगे मैम पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे आप लोग। और ये मुख्य रूप से प्रसव और रक्त स्तनपान में बहुत ही भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से पोषण को प्राप्त करता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गर्भ में बच्चा जो होता है वो किसके पोषण से प्राप्त करता है, आपको बताना है अपरा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी यानी कि बिंजड़ासन, ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मादा प्रजनन कोशिका का क्या नाम है। देखिए, मादा प्रजनन जो कोशिका होती है उसको क्या नाम होता है, तो आपको बताना है क्या मादा प्रजनन कोशिका का नाम है अंडा। भाई ये अंडा का मतलब क्या है ना, कुछ लोग तो कंफ्यूज हो गए हो। तो भाई यहाँ पे जो अंडा दिया है इसका मतलब होता है अंडाणु। क्या बताएंगे, अंडाणु, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बात यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, इसको बोलते हैं अंडाणु। मादा प्रजनन कोशिका का नाम है अंडाणु या अंडा कोशिका, एक सेल के नाम से भी इसे हम जानते हैं, ठीक है। अंडाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे मैम ओवम सेल के नाम से जानते हैं। किस सेल से, ओवम सेल के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है, जिसे डिम्ब भी कहा जाता है, अंडाणु जिसे डिम्ब भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये मादा युग्मक है, गैमेट सेल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फेलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है। देखिए, फेलोपियन ट्यूब की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है फेलोपियन ट्यूब की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा प्रजनन कोशिका का क्या नाम, ये मैंने बता दिया है, शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन सी है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है आपका। निषेचित अंडा किसके अंदर समाविष्ट हो जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा, पूछा जा रहा है कि निषेचित अंडा किसके अंदर समाविष्ट हो जाता है, तो किसके अंदर हो जाता है, गर्भाशय के अंदर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, भाई पहले बताइए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का कार्य क्या है और ये कहाँ से निकलता है। दो क्वेश्चन आपके बने, तो पहला क्वेश्चन का आंसर मैं बता रही हूँ कि अंडाशय से। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो अंडाशय यानी कि ओवम से, ठीक है, सॉरी ओवरी से, तो अंडाशय से निकलता है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। इसका मुख्य जो कार्य होता है वो गर्भावस्था के लिए गर्भाशय को तैयार करना और गर्भावस्था को बनाए रखना, ठीक है। अंडाशय यानी कि ओवरी, ओके, याद रखिएगा, ठीक है, ओवरी से निकलता है और विशेष रूप से ये ओव्यूलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियस नामक संरचना से बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अंडाशय में बनता है और इसका मेन काम होता है ओवरी यानी कि गर्भावस्था को बनाए रखना, गर्भावस्था के लिए गर्भाशय को तैयार करना, इसका इतना फंक्शन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडे को अंडाकार से गर्भ में किसके माध्यम से ले जाया जाता है। देखिए, यानी कि ओवम को अंडाशय यानी कि ओवरी में गर्भ के किसके माध्यम से ले जाया जाता है, तो आपको बताना है क्या, ऑप्शन डी यानी कि डिम्ब वाहिनी, ठीक है, डिम्ब वाहिनी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन्स को प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होता है वो अभी मैंने आपको बताया प्रोजेस्टेरॉन,
ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। ऑक्सीटोनिन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। मेलेटोनिन के बारे में, तो मेलेटोनिन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको याद रखना है जिसे मोटा अनाज भी कहते हैं। सॉरी, मेरा दिमाग क्या हो गया, ठीक है, मुझे याद आया, मेलेटोनिन से एक वर्ड याद आया। मेलेटोनिन से एक वर्ड होता है जिसे मिलेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलेटस। क्या नाम लिख दे रहे हैं भाई यहाँ पे? मिलेटस। याद रखिएगा, याद आ गया मेलेटोनिन से एक वर्ड, तो उसे हम मिलेटस कहते हैं। ये जो मिलेटस होता है ना, इसे मोटा अनाज भी कहा जाता है। ये कई प्रकार की फसलें इसमें शामिल होती हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है। तो अन्य छोटे छोटे अनाज होते हैं, मिलकर एक मिलेटस बनाते हैं जिसे मोटा अनाज कहा जाता है। मुझे अचानक से एक वर्ड से याद आ गया, चलिए कोई बात नहीं, ये तो आपको याद ही रखना है। मेलेटोनिन, ठीक है। मेलेटोनिन के बारे में अगर हम बात करें कि ये हार्मोन्स का क्या कार्य होता है, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो होती है वो है नींद, है ना। बहुत लोगों को बहुत नींद आती है भाई, सबको नींद बहुत आती है। और इस टाइम पर तो खासकर क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। सुबह आलस भी बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, नींद जगाने के चक्र को नियंत्रित करता है आपका क्या, आपको बताना है क्या? मेलेटोनिन हार्मोन्स, ठीक है। मेलेटोनिन हार्मोन्स का जो काम है वो नींद जगाने के चक्र को नियंत्रित करता है। तो बहुत बड़ा काम होता है अपने आप में, ठीक है, जिससे हम सर्केडियन लय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं नाम लिख दे रही हूँ, इसे हम क्या कहते हैं? सर्केडियन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? सर्केडियन लय भी कहते हैं इसको हम, सर्केडियन लय, ठीक है। जिससे यह हार्मोन्स अंधेरे में अधिक सक्रिय होता है, जिससे शरीर को सोने के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। और मेलेटोनिन के अन्य कार्यों की अगर हम बात करें तो तापमान, मूड, हार्मोनल स्राव को भी ये नियंत्रित यानी कि विनियमित करने का काम करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग इस हार्मोन्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मासिक चक्र की किस अवधि में LH तथा FSH उच्चतम स्तर प्राप्त करता है? सबसे पहले LH और FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है, फिर हम क्वेश्चन पर बाद में डिस्कशन करेंगे। LH की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। FSH की बात करें तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नाम नोट कर लेंगे या याद कर लेंगे? ठीक है भाई, याद रखिएगा मैंने क्या बताया। FSH फोलिकल, ठीक है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये दोनों हार्मोन जिन्हें हम एक नाम से जानते हैं, कौन कौन से? LH और FSH को दोनों को मिलाकर एक नाम बोला जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आप कहोगे मैम गोनेडोट्रोपिन। बहुत ही डिफिकल्ट नाम है, याद रखना है आपको। गोनेडोट्रोपिन, क्या? ट्रोपिन, इतना डिफिकल्ट नाम है जी, ठीक है। क्या बोलेंगे? गोनेडोट्रोपिन। क्या बोलेंगे? गोनेडोट्रोपिन। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बोल रही थी ताकि आपको याद हो जाए। चलिए ठीक है, गोनेडोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं और प्रजनन प्रणाली के महत्वपूर्ण कार्यों में भूमिका निभाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका आंसर तो मैंने बताया ही नहीं कि मासिक चक्र के किस अवधि में LH तथा FSH उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा चक्र के मध्य में, ठीक है, चक्र के मध्य में प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किसकी मांसपेशियों के संकोचन से बच्चा पैदा होता है? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, का आंसर क्या हो? राइट आंसर आप लोग सभी लोग लगा लीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गर्भाशय, ओवरी, ठीक है। तो संकोचन से बच्चा पैदा गर्भाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है कि अम्ल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है? देखिए, जब आप किसी अम्ल को कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं
तो कौन सी गैस बनेगी? आपको बताना है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है? CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक टॉक्सिक गैस है। कैसी गैस है? टॉक्सिक, यानी कि जहरीली गैस है। ये धुआं, रोमीटर वगैरह में क्या होता है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वह कौन सा तत्व है जो क्षारों में पाया जाता है? ऐसे तत्व जो क्षार में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, सभी को पता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, क्लोरीन के निर्माण में किस अम्ल का उपयोग होता है? देखिए, क्लोरीन के निर्माण में हम किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो आपको बताना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्लोरीन के निर्माण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किसका निर्माण होता है? देखिए, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से पूछा गया है, तो आपको बताना है क्लोरीन का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन निर्माण में कौन सा क्षार उपयोग किया जाता है? देखिए, साबुन का जो निर्माण होता है उसमें हम क्षार का प्रयोग करते हैं, लेकिन कौन से क्षार का प्रयोग करते हैं आपको बताना है क्या? हम बात करें तो NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र हो जाएगा NaOH का होल ट्राइज, है ना। NaOH और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नॉर्मली आपको याद रखना है मैंने होल ट्राइज लगा दिया। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखेंगे आप लोग। साबुन के निर्माण में क्षार का उपयोग कौन सा करते हैं? दोनों को करते हैं, सोडियम और पोटेशियम दोनों का यूज करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, शक्ति का मात्रक होता है वाट, कूलाम किसका मात्रक होता है? आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में इकाई समय में प्रभावित आवेश मात्रा को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो विद्युत परिपथ में जो इकाई समय में प्रभावित आवेश मात्रा होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक, ठीक है, विद्युत धारा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आमीटर होता है उसको विद्युत परिपथ में हम किस क्रम में लगाते हैं? तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ना कि समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए, विद्युत धारा की जब बात आती है तो विद्युत धारा को मापने के लिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, यानी कि आमीटर ना। यंत्र को उपयोग करने के लिए आमीटर का हम उपयोग करते हैं। वोल्ट मीटर की जब बात आती है कि वोल्ट मीटर का क्या काम होता है, तो किसी भी विद्युत परिपथ को दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या वोल्टेज मापा जाता है। ठीक है, किससे? वोल्ट मीटर से। वहीं पर अगर हम बात करते हैं क्या? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपको बताना है कि गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा को, इसका मुख्य रूप से विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य लगता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं, इसे हम V से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है, तो कितनी धारा होगी इसकी? आपको बताना है क्या? कितनी धारा होगी इसकी? क्या बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए। यहाँ पे तो ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी का ऑप्शन ही नहीं दिया, इसका राइट आंसर तो आपको ही बताना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है, तो वह अनंत धारा होगी, 10 एम्पियर धारा होगी,
1 एम्पियर धारा होगी। कितनी होगी? विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। यहाँ सी ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ कितना होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने वाले यंत्र, विभवांतर को मापने वाले यंत्र को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को क्या कहा जाता है? देखिए, किन्हीं दो बिंदुओं के जो विद्युत विभव के अंतर है उन्हें हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक में आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? देखिए, जो वोल्ट मीटर है वो किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद्युत परिपथ में धारा प्रभावित करने पर प्रति सेकंड समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो विद्युत शक्ति कहलाता है। इसी तरह कैसे डिफिनेशन पूछा जा सकता है कि किसी परिपथ में धारा प्रभावित करने पर प्रति सेकंड समय में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पर? निश्चित ताप पर जिन चालकों का प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है, क्या पूछा भाई? कि निश्चित ताप पर जिन चालकों का प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अतिचालक कहलाता है। कौन सा आंसर? ऑप्शन डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी चालक का प्रतिरोध कम है तो उसकी चालकता क्या होगी? उसकी चालकता बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। राइट आंसर आपको बता देना है, बढ़ जाएगी भाई, अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बात आपको याद रखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। एग्जाम आपके सर पर है, तैयारी आप जोरों से कर रहे हो, मेहनत आपकी पूरी हो रही है। समय की बर्बादी आपको विनाश की ओर ले जा सकता है, इसलिए आपको याद रख लेना है, ए वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स यू टू डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल भी नहीं आपको टाइम की बर्बादी करना है। समय की बर्बादी आपको विनाश कर देगा। मेरी बात मान लीजिए, बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा टाइम। आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कमेंट पढ़ने लगते हैं, क्या कमेंट है, उसके बाद क्लास लिया जाएगा। व्यूज़ देखने लगते हैं, कितने व्यूज़ हैं। अरे यार, आपको क्या करना है? सिर्फ पढ़ना है। पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत जितना हो सके उतना करो। अपने मित्रों को चुनाव संभाल कर, ठीक है, चुनाव संभाल कर करें, क्योंकि यही आपकी सुख दुख में काम आएंगे। तो आप अपने मित्र को ऐसे मित्र ही बनाना जो आपके काम आए, ठीक है, सुख दुख में दोनों में काम आएंगे। लेकिन आपको याद रखना है, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप मत रखना कि आप पढ़ाई को डिस्टर्ब करो। ठीक है, मैं ये लाइन इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको बताना है कि चालक की लंबाई पर भी, पदार्थ की प्राकृतिक व तापमान पर भी, और चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर निर्भर किन पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों की बात करें तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से अंग में भ्रूण विकसित होता है? तो कौन से अंग में भ्रूण विकसित होता है? आपको बताना है कि भ्रूण जो विकसित होता है वो गर्भाशय में होता है, ओवरी में होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन के तौर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। मैं बार बार इस क्वेश्चन को ले आती हूँ, लेकिन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन फर्स्ट है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? देखिए, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। एक अश्वशक्ति के बराबर 746 वाट होता है। स्ट्रिप्टोमाइसिन की खोज वैक्समैन ने की थी। अणु के कृत्रिम विभाजन की खोज फर्मी ने की थी। हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश ने।
गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर कोशिका विभाजन होता है, उसे हम अर्धसूत्र विभाजन या फिर इमाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, आयनोस्फीयर की ऊंचाई 100 किलोमीटर होती है। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का जो ठीक है नियमन होता है वो उपतारा होता है। उसके अलावा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाना, क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा लगता है। दाब बढ़ाने पर जो जल का क्वथनांक होता है वो कितना होता है, बढ़ता है। ठीक है, जब आप प्रेशर दोगे तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा, किसका, जल का। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, वो न्यूटन का कौन सा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है। ओके, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है, गंधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उगते व डूबते समय लाल प्रतीत होता है। ठीक है, किस लिए लाल प्रतीत होता है, सूर्य, तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है। रेडियोएक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद का प्रतिरोध की जो संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है, 5 होती है। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, एक अवतल लेंस की तरह। कैसा बर्ताव करता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अवतल लेंस की तरह करता है। इसका आंसर तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग कमेंट करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैंने आपको जो 50 क्वेश्चंस लेकर आती हूँ वो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्लासेस आपको कैसी